हम पिछले लेक्चर में मास धातु ये टॉपिक देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेद धातु, लेकिन तत्पश्चात मास धातु में जो इम्पोर्टेंट श्लोक है तो वो मैं बताने वाला था, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपने नोट्स बनाई होगी तो आप मैं जैसे जैसे बताते जाओगे समझते जाओगे। तो पहला जो श्लोक था वो मास धातु की व्युत्पत्ति का है, जो हमें रक्त से लेकर शुक्र में काम आता है। सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10 रसात रक्तम ततो मास मासाद मेद जायते मेदस्तु अस्ति ततो मज्जम शुक्रम तु जायते। उसके बाद जो मास धातु है, मास धातु का स्पेसिफिक व्युत्पत्ति आई है वो श्लोक चरक चिकित्सा स्थान 15/29 वायंबु तेजसा रक्तमुष्मन्ना च अभिसयुक्तम स्थिरता प्राप्यम मासस्य सोष्मना पक्वमेव तत्। उसके पश्चात पांचभौतिक संगठन एवं स्वरूप का श्लोक था भानुमति टीका का सुश्रुत सूत्र स्थान 15/10 मांसम पार्थिवम। उसके बाद मास वह स्रोतस् के मूल स्थान चरक विमान स्थान 5/8 मासवानां स्वतः स्नायुर्मूलम त्वकच मूल स्थान का सुश्रुत संहिता का श्लोक सुश्रुत शारीर स्थान 9/12 मासव है द्वे तयोर्मूलम स्नायु त्वकचम रक्त वहनच्च धमन्य। तो ये श्लोक लिख भी सकते हो, याद रख सकते हो कि चरक संहिता में उसके मूल स्थान स्नायु और त्वक कहा है, और श्रुत संहिता में स्नायु त्वक के साथ साथ रक्तवाहिनी धमनी का है। उसके बाद स्नायु के कार्य का श्लोक सुश्रुत शारीर स्थान 41 एंड 42 पांचवें अध्याय का। तो इसके अंतर्गत दो लाइन्स 41 भी है 42 भी है। तो जो 41 है उसमें तो उपमा दी गई है स्नायु की कार्य का, जो नाव के साथ उसको कोरिलेट किया गया था। उसकी जो सेकंड लाइन है एकमेव शरीरस्मिन् यावन्त संदेह स्मृतः स्नायुर्भि बहुर बद्धस्तेन भार सह नरः। तो दोनों अगर कर लिया तो ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन कंपेयर विद पहली लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो श्लोक है वो है अष्टांगोदय सूत्र स्थान के 11/4 मास धातु कार्य का। तो नोन श्लोक है प्रियन जीवनम लेपो और स्नेहो धारण पूर्ण गर्भवद्च धातुना सृष्टि करनो क्रमश्रुतम। उसके पश्चात आएगा मास धातु की उपधातु का श्लोक चरक चिकित्सा स्थान 15/17 मासादवसा त्वचा षटच। उसी के कंटिन्यूएशन अगला श्लोक आता है मास धातु की मल का चरक चिकित्सा स्थान 15/18 मांसस्य खमलः। उसके बाद मास सारता के लक्षण का श्लोक चरक संहिता के अनुसार चरक विमान स्थान 8/105। तो वो लॉन्ग श्लोक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। उसके पश्चात आता है मास धातु के वृद्धि के लक्षण का श्लोक सुश्रुत सूत्र स्थान 15/19 मांसं स्पीक गंड उपस्थ उर्भुजंगस्तु वृद्धिम गुरुगात्रताम च। मास वृद्धि का श्लोक अष्टांगहृदय में भी आता है, तो वो आपका अध्याय हो चुका है। अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, हमने इसमें नहीं देखा था, लेकिन आप उसके अंतर्गत से देख के उसके वृद्धि का श्लोक कर सकते हैं। अष्टांग उसके बाद मास क्षय का लक्षण का श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/18
मास क्षयक्ष ग्लानि गंडस्पिक शुष्कता संधि वेदना। तो ये मास धातु में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक से, इसको आप श्लोक की कॉपी में लिख लो और रेगुलरली याद करते रहो। देखो आप कि जितने भी टॉपिक हो गए हैं ये लॉकडाउन में, वो सभी के सभी टॉपिक की नोट्स आपकी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेडी नहीं रहेंगे तो बाद में हम उसके बाद के टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे और उसका रिवाइज हो सकता है, लेकिन फिर से पूरा टॉपिक पढ़ाना नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है इतने ड्यूरेशन का टॉपिक फिर से बताना। इसीलिए आपको टाइम पास नहीं करना है घर पे, इन नोट्स की कॉपी, श्लोक की कॉपी और उसका सेल्फ रिवीजन आपको चालू रखना है। हमने मास धातु देख लिया था, इसके बाद हम देखेंगे मेद धातु। ओके, तो मेद धातु में सबसे पहले पॉइंट आता है उसकी व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति में जो इसके पहले के मास की व्युत्पत्ति थी वही श्लोक फिर से आ जाएगा। सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10 प्रसाद रक्तम ततो मांसम मांसम मेद प्रजायते मेदो अस्थि तथो मज्जा मज्जन शुक्रम तो जायते। उसके बाद सिर्फ मेद धातु की व्युत्पत्ति का श्लोक, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, मैं वो श्लोक बताऊंगा और उसकी फोटोकॉपी भी आपको भेजूंगा। स्व उष्मना पक्वमेव तत् स्वतेज अंबुगुण स्निग्धो दि रक्तम मेदो अभिजायते। अब इसमें क्या कहा गया है कि मांस धातु जो होता है, मांस धातु अपनी उष्मा से परिपक्व हो अपने तेज तथा जलीय गुण स्निग्धता की वृद्धि होने पर मेद के रूप में परिणत हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि मांस धातु से मेद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मांस जो होता है वो देखा जाए तो सॉलिड होता है, स्थायु होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मेद में द्रवत्व ज्यादा होता है। जहां पे द्रवत्व ज्यादा होता है इसका मतलब वहां पे जल महाभूत का अधिक्य है और पहले सॉलिड है और उसका रूपांतरण बाद में लिक्विड में हुआ है। इसका मतलब वहां उष्मा के द्वारा ये कार्य हुआ है। तो मास अपनी उष्मा से परिपक्व होता है और उसकी निर्मित होती है। उसके बाद जब सुषमांश दिया जाता है मेद धातु निर्मित के लिए, तो उसके ऊपर मेद अग्नि की तेज की प्रक्रिया होने के कारण और इसमें पहले से जलांश होने के कारण उसकी जो लिक्विडनेस होती है वो बढ़ जाती है और वो सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है सॉलिड से, और इस तरीके से वो मांस धातु से मेद धातु में रूपांतरित होता है। ऐसे उसकी व्युत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद का जो श्लोक है उसके निरुक्ति का श्लोक। निरुक्ति इसकी बताई गई है, वो शब्द कल्पद्रुम से ली गई है। मेद्यति स्नेहति अनेनीति मेद, ऐसा कहा गया है। इसके अनुसार जिस धातु की वजह से शरीर का स्नेहन होता है उसे मेद धातु कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर का स्नेहन होता है उसे मेद ये संज्ञा दी गई है।
उसके बाद में धातु के पर्याय, पॉइंट नंबर 3। तो इसके जो पर्याय है उसमें सबसे पहला है मांसज। मांसज का मतलब होता है जो मांस धातु से निर्मित हुआ है। उसके बाद दूसरा पर्याय है मांस तेज। इसका अर्थ भी लगभग वही होता है कि मांस के तेज रूप में जो हमें प्राप्त होता है वो होता है मेद धातु। उसके बाद बताया गया है अस्थिकृत। अस्थिकृत का अर्थ होता है जो अस्थि धातु को निर्माण करता है वह। तो मेद धातु के बाद निर्मित होने वाला, रूपांतरित होने वाला बाद का जो धातु है वो अस्थि धातु है। तो ये अस्थि के निर्माण में होता है, इसीलिए अस्थिकृत ये पर्याय नाम इसे दिया गया है। उसके बाद वप्पा और वसा। वप्पा और वसा ये दोनों भी उसके पर्याय नाम है। तो वसा जो है ये इसके पहले आ चुका है। वसा ये मांस धातु का उपधातु होता है। अब वपा और वसा क्या होता है? तो वपा तथा वसा शब्द से मेद धातु की स्निग्धता स्पष्ट होती है। ये दोनों भी शब्द जो है, ये दोनों भी पर्याय जो है, ये दोनों भी अलंकार जो है, उपमाएं जो है, जो मेद धातु को दी गई है, वो दोनों के दोनों जो स्निग्धता में धातु में पाई जाती है उसको अभिलक्षित करती है। वपा का अर्थ होता है उदर के आवरण का स्निग्धांश। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके ऊपर जो ओमेंटम रहता है, ओमेंटम की लेयर होती है, उस लेयर को वपा कहते हैं। ओके, शायद मैं आपको इसके पहले भी बताया है शायद मैंने कि वपा इट इज ओनली फैट लेयर बिफोर सम ईयर। पहले इसको सिर्फ फैट की लेयर समझा जाता था। आफ्टर 2015 14 की बात है जब रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि वोपा इज एन इंडिविजुअल ऑर्गन। ऑर्गन के स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया में जो बैठता है उसी को ऑर्गन कहा जाता है। तो उसकी स्पेसिफिक वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग एनाटॉमिकली उसे ऑर्गन की संज्ञा दी जाती है। तो पहले वो नहीं था, बाद में मोर स्टडी के बाद ये ध्यान में आया कि उसको हम उस संज्ञा में डाल सकते। जैसे आपको पता होगा शायद कि प्लूटो नाम का जो ग्रह है, 9वां ग्रह, हमारी सूर्यमंडल का सबसे आखिरी का ग्रह, ये एक वक्त ग्रह के क्राइटेरिया में आता था। उसके बाद मोर स्टडीज के बाद पता चला कि ये सभी पेक्युलरिटीज जो ग्रह की होती है वो पूरी नहीं कर पाता, इसीलिए उसको उस क्राइटेरिया से निकाल दिया गया। तो उसी के समान इसने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, तो ये ऑर्गन के रो में आ गया। उसके बाद वसा, जो इसका एक और पर्यायी नाम है। वसा का अर्थ होता है मांस धातु का स्निग्ध अंश। वसा इट्स ऑल्सो उपधातु ऑफ मांस धातु। तो उसका जो स्निग्ध भाग होता है मांस धातु का, उसी को वसा कहा जाता है। और मेद तो स्निग्धांशी कहा जाता है। तो इसीलिए
जो वसा पर्याय है वो मेद धातु को दिया गया है। अब आप कहोगे कि उपधातु भी है, धातु को भी वही नाम दिया गया है, तो आपको इसके धातु की स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो पता चाहिए। धातु शरीर को धारण करता है और पोषण भी करता है, जबकि उपधातु पोषण तो कर सकता है लेकिन उसमें धारण की क्षमता नहीं होती है। तो वसा शरीर का पोषण कर सकता है लेकिन धारण करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, इसीलिए वो उपधातु है। जबकि मेद धातु शरीर का धारण और पोषण इस दोनों भी कार्य की सिद्धि कर सकता है, इसीलिए उसको हमने धातु के रूप में रखा हुआ है। इसके बाद का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, मेद धातु के स्थान। शरीर में मेद धातु का लोकेशन क्या होता है? तो मेद धातु तो थ्रू द लेयर है, बॉडी के ऊपर हर जगह रहता है, पूरे शरीर में इसका स्थान है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस, लोकेशंस जहां पे ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नंबर 1, मेद धातु हर अवयव संधि के इर्द गिर्द होता है। तो पहले ही बताया गया जो भी शरीर में ऑर्गन होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो सभी के ऊपर इसकी लेयर होती है, उसके आजू बाजू में होता है, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, उसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन होता है, उसकी वजह से उसका आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है उसके साथ फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन और जॉइंट्स के जगह, जॉइंट्स में तो स्निग्धता की आवश्यकता ही होती है क्योंकि उसकी मूवमेंट ही होने वाली है, तो उसके ऊपर उसकी लेयर होती है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि त्वचा के नीचे मेद धातु का स्थान होता है। तो जो आपने डिसेक्शन किया होगा या फिर करोगे तो आपको पता चलेगा, जब हम बॉडी का फेशिया निकालते हैं, उसके बाद स्किन कट आउट करते हैं, तो नीचे हमें फैट की लेयर मिलती है थ्रू आउट द बॉडी। कहीं पे पतली रहती है, कहीं पे उसकी लेयर थिक होती है, तो साइड टू साइड वेरी होता है, लेकिन थ्रू आउट द बॉडी रहती है। दैट इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि शरीर में ज्यादा मात्रा में मेद कहाँ होता है? तो पेट में यानी ओमेंटम के स्थान पे, उदर स्थान पे, उसके बाद स्पीक प्रदेश में यानी बटक रीजन, उसके बाद वक्ष प्रदेश में यानी चेस्ट रीजन में मेद धातु का संचय होता है। तो ये जो 3 स्थान बताए हैं, वक्ष प्रदेश, उदर प्रदेश तथा स्पीक प्रदेश, चेस्ट, एब्डोमिनल एंड बटक रीजन, इस स्थान पे फैट की जो लेयर होती है वो बड़ी होती है और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कला, मेदोधरा कला। मेदोधरा कला जो है उसका स्थान, लोकेशन, पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे होता है ये? तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान 4/12। सुश्रुत शारीर स्थान की 4थे अध्याय का 12वां श्लोक। इसमें कहा है, तृतीय मेदोधरा मेदो ही सर्वभूतानाम उदर स्थानम अनवस्थिषु च महस्तु च मज्जा भवति। इसका अर्थ होता है कि तीसरी कला जो होती है वो मेदोधरा है, जिसे हम फैट सपोर्टिंग या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज
टिश्यू आपको पता होगी, किडनी के ऊपर उसकी कवरिंग होती है, तो उसको मेदोधरा कला कहा जाता है। ओके। मेद सभी प्राणियों के उदर और छोटी अस्थियों में रहता है। तो ये मेद जो होता है वो एब्डोमिनल रीजन में तो स्पेसिफिकली दिखाई देता है। अगर कोई लीन पर्सन हो, सूखा व्यक्ति भी हो, तो भी अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में वहां पे फैट पाया जाता है। जो माल नरिश्ड लोग रहते हैं उनमें छोड़ के जो लीन पर्सन है, जो नॉर्मेलिटी होती है, उसमें एब्डोमिनल में मेद तो होता ही है। उसके बाद कहा है कि छोटी अस्थियों में रहता है। तो बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके अंतर्गत मज्जा होती है, और जो छोटी अस्थियां होती है उसके अंदर फैट होता है। तो ये मेदोधरा कला के बारे में बताया गया है, कहा होता है, और वही मेदोधरा कला होती है। मेदोधरा कला की वजह से अवयवों का संरक्षण होता है। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि ऑर्गन के ऊपर जॉइंट्स के वहां उसकी लेयर होती है, तो उसकी वजह से बॉडी का प्रोटेक्शन होगा। छोटी अस्थियों को स्निग्धता व आधार से उसका संरक्षण होता है। तो छोटी अस्थियों के भीतर वो होती है, उसकी वजह से उसे स्निग्धता मिलती है। और अगर कोई आघात होता है शरीर पे, तो उस आघात से शरीर का संरक्षण करने का कार्य ये मेद करता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मेदोवह स्रोतस के मूल स्थान। मेदोवह स्रोतस के मूल स्थान क्या होते हैं? रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। मेदोवहानां स्रोतस्थां रुक्को मूलम वपावहनं च। शुश्रूषार्य स्थान का श्लोक देख लेते हैं, फिर दोनों का अर्थ एक साथ देखते हैं। शुश्रूषार्य स्थान 9/12, शुश्रूषार्य स्थान के 90वें अध्याय का 12वां श्लोक। मेदो वह द्वे तयोर्मूलम कटी वृक्को च। तो जो चरक संहिता में कहा है मेदो व स्रोतस की जो मूल स्थान दो बताए गए हैं। एक बताया है रुक्को, मतलब जो दो रुक्क है यानी किडनी है वो, और उसके बाद सेकंड आता है वपावहन यानी ओमेंटम। अब ओमेंटम तो समझ में आता है, वहां पे फैट की लेयर होती है। रुक्को क्यों कहा गया है? तो अभी कहा कि उसके ऊपर एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। दूसरी बात ये कि उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। बॉडी के अंतर्गत जो फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर होते हैं उसकी लेयर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बनती है। ये एक रीजन है कि उसको फैट का स्थान कहा जाता है, मेद का स्थान कहा जाता है। और उसके बाद एक श्लोक देखेंगे हम आगे चल के, उससे ये स्पष्ट होगा कि रुक जो है, किडनी जो है, उसको उसका मूल स्थान क्यों कहा जाता है। उसके पूर्व हम देखते हैं कि शुश्रूषार्य स्थान में क्या कहा है। उनका कहना है कि दो होते हैं। उन्होंने पहला कहा है कटी और दूसरा बताया है रुक। तो कटी का मतलब होता है कटी प्रदेश, इसमें कोई अवयव मात्र नहीं है। उन्होंने वो स्थान जो है उसको कहा है। तो रुक, वपावन, व कटी यानी वेस्ट रीजन जो होता है वो, यह मेदोव स्रोतस का मूल स्थान
कहा गया है। रुक्क, वपावहनम, वक्ष व कटी, यह 4 प्रदेशों में मेद धातु संचय बड़े पैमाने में होता है। तो रुक्क, वपावहनम और कटी तो आया है, वक्ष इसमें नहीं आया है, इसीलिए अलग से बताया गया है कि ये मुख्य स्थान ऐसे होते हैं शरीर के जहाँ पे मेद धातु का संचय होता है। वक्ष उसके मूल स्थान में नहीं आता है, लेकिन संचय होता है वहां पे। इन जगहों को स्टोर हाउस ऑफ फैट कहा जाता है, इन 4 जगहों को। अभी एक स्त्रोतस के बारे में इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो भी के रिसेंट के डिस्कशन से उभर आई है कि स्त्रोतस जो होते हैं उसके जो मूल स्थान होते हैं, उस मूल स्थान में हमने कहा कि उससे उसकी निर्मित होती है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि कटी प्रदेश, उसके बाद कहीं पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसी जगह के बारे में कहा गया है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वो एग्जाम्पल समझ जाओगे तो जो संहिताकार है उन्होंने क्यों उसके इस प्रकार के स्थान बताए गए हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए कि हमारे घर में जो मिल्क आता है, दूध आता है, तो दूध आने का जो पूरा वे होता है वो इस प्रकार से होता है कि गैया या भैंस से सबसे पहले दूध निकाला जाता है। उसके बाद उस दूध को उसकी जो डेयरी होती है वहां पे भेजा जाता है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद डेयरी में उसको स्टोर किया जाता है, अलग अलग जगह की मिल्क को। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। ओके, प्रोसेसिंग होने के बाद वहां से फिर से उसको पैकिंग करके अलग अलग जगह पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और इस तरीके से हमारी तरफ मिल्क आता है। दैट इज ओनली वन एग्जाम्पल। तो किसी को अगर पूछा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मिल्क, तो कोई कहेगा उसके नॉलेज के अनुसार कि दूध वाला लाता है। कोई कहेगा कि डेयरी होता है क्योंकि वहां पे उसको स्टोर होता है और वहां से आ रहा है। कोई कहेगा डायरेक्ट के गैया से आता है या भैंस से आता है, माइस से आता है। तो इसके अंतर्गत कोई स्टोर हाउस है, डेयरी, कोई ट्रांसपोर्टेशन है कि गैया से लेकर डेयरी तक, डेयरी से लेकर हम तक आता है। कोई मेन ओरिजिन है जहाँ से सच में उसका प्रोडक्शन होता है, गैया और माइस। तो ये अपने अपने हिसाब से उन्होंने कहा। अब शास्त्रकारों ने उसी हिसाब से हर बार ओरिजिन नहीं बताया गया है। उन्होंने उस स्त्रोतस के लिए या उस स्त्रोतस का महत्व या उसका कार्य जैसे जैसे उनको उपलक्षित हुआ, जहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कभी उसको बताया, कभी उसका स्टोर बताया। जैसे रस धातु की मूल स्थान का श्लोक होता है, रसवानाम सुतसम हृदय मूलम दशचगम्य। तो जब शरीर में आहार रस का पाचन होता है, आहार रस के पाचन के बाद सबसे पहला धातु बनता है रस धातु। उसकी निर्मित वही होती है, लेकिन वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके लीवर में जाके वहां से वो हृदय तक जाता है, और हृदय का पोषण होता है, और हृदय से वो पूरे शरीर में और धमनियों के द्वारा वो पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। उसको उसका मूल स्थान कहा गया है। जगन कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन जगन ऐसा स्थान है जहां पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कटी प्रदेश,
कटी प्रदेश जघन अस्थि होती है, जो हिप बोन है उसको कहा जाता है, लेकिन जघन अस्थि के आजू बाजू में यानी कटी प्रदेश में, वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। इसीलिए उस जगह को लाइकस स्टोरेज उसका मूल स्थान कहा गया है। तो उनको जिस प्रकार से उसकी महत्ता लगी उस प्रकार से उसको कहा गया है। जैसे आपको पता है कि ब्लड का प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। उसके बाद फिर उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी अकॉर्डिंग टू नीड जो लिम्फेटिक सिस्टम में क्रिएट होती है और ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ब्लड की, वो मूल स्थान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रक्तवाहिनी स्रोतस्थान रक्तवाहनम स्रोतस्थान यकृत मूलम प्लीहाच कहा गया है। तो यकृत और प्लीहा इसके मूल स्थान है। तो यकृत में ज्यादा मात्रा में ब्लड होता है और बॉडी में कि जब निर्मित होती है गर्भावस्था में तो शरीर में वहीं पे सबसे पहले ब्लड आता है और बाद में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। शरीर का बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड आफ्टर भी सबसे बड़ी ग्लैंड है वो उसमें रहता है और डिस्ट्रक्शन जो होता है उसका स्प्लीन में होता है। इसके अनुसार वो रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है। तो इसीलिए मूल स्थान इसलिए बताया गया है कि वहां पे उसका प्रोडक्शन होता है। नहीं तो कहीं कहीं इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि उस स्थान की उस धातु के लिए स्रोत 13 होते हैं तो उस स्पेसिफिक चीज के लिए महत्ता होती है, इसीलिए उसका वर्णन उसके मूल स्थान के रूप में किया गया है। तो उसके मूल स्थान जो श्लोक में बताए गए हैं वही आपको याद रखने हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि महत्ता के अनुसार उसका वर्णन किया गया है। तो ये अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेदो व स्त्रुतस की क्रिया। मेदो व स्त्रुतस की क्या कार्य करते हैं? तो मेदो व स्त्रुतस संपूर्ण शरीर में फैला होता है। नंबर 1, मेदो स्त्रुतस आपको बताइए संपूर्ण शरीर में होता है। नंबर 2 का पॉइंट है कि खासकर त्वचा के नीचे वक्ष प्रदेश, उधर इस जगह पर यह स्त्रुतस ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है। तो आपको पता है ये उसके विशेष स्थान है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्पीक प्रदेश भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3, इसी स्त्रुतस में मेदो धातु की उत्पत्ति होती है। तो जो बताया गया है रुक्क के ऊपर उसका डिपोजिशन होता है। उसके बाद वो पवन वहां पे वो रहता है कटी प्रदेश में जो उसकी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो उसके अनुसार उसकी निर्मित ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसी स्त्रोतस में मेदो धातु का संचय होता है। तो संचित ही होता है मुख्यतः, वही पे उसकी लेयर हमें पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इसी स्त्रोतस में मेद धातु का वहन होता है। तो उस स्त्रोतस में उस धातु का वहन होता है। तो वहां पे उसका प्रोडक्शन होता है, डिपोजिशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपको पता है कि शरीर में जितना भी हम आहार ग्रहण करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी हो चुकी है, तो उसमें जितना हमें चाहिए उतना हम पर डे यूज करते हैं। जितना
हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में आहार के द्वारा हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसको लीवर में स्टोर किया जाता है। ओके, तो या फिर फैट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वो हो गया उसका वो हो गया उसका स्टोरेज हाउस। तो इस प्रकार से ये उसकी क्रिया थी, मेदोवस्त्रतस की क्रिया है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है कि मेदोवस्त्रतस के हमने मूल स्थान तो देख चुके, लेकिन मेदोवस्त्रतस का मूल स्थान रुक ही क्यों है? लिवर सॉरी किडनी क्यों है? ये समझने के लिए एक हम उसमें एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल ये भी बता देगा कि रुक है उसका मूल स्थान क्यों है, दैट इज रिलेटेड टू डिजीज। और उसके साथ साथ वो व्याधि के साथ भी हमें देखना पड़ेगा, तब हमें ये योग्य मात्रा में समझ में आएगा। तो मेद धातु का रुक से संबंध क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में